दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं, दिल से माफी भी मांगता हूं। वो इसलिए क्योंकि पिछले काफी दिनों से यानी 2 4 5 दिन से या एक हफ्ते से कह लें तो कोई भी वीडियोस आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड नहीं कराई गई। ऐसे में आपकी जो तैयारी थी, जो तैयारी का सिलसिला चल रहा था, वह काफी पीछे हो गया। हम समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी में ऐसी स्थिति में बहुत व्यवधान पड़ा होगा, जिसकी वजह से आपकी तैयारी बहुत लेट हो गई होगी या पीछे हो गई होगी। सो दोस्तों, आपको बताएं कि ऐसा इसलिए हुआ, आपको वीडियोज इसलिए प्रोवाइड नहीं करा पाए क्योंकि हम जो पिछले यानी वीडियोस में जो पीछे बैकग्राउंड में वॉइस आती थी, उस वॉइस को भी दूर करना चाहते थे और साथ ही साथ जो चमक थी, बोर्ड पर पढ़ाते समय, स्टडी करते समय जो चमक आती थी, उसे भी दूर करना चाहते थे। इसलिए इन सबको मैनेज करने में इतने दिन लग गए और पिछले 2 3 दिन से बारिश भी हो रही है, जो एक कारण यह भी था कि मैनेजमेंट यानी व्यवस्था करने में थोड़ी सी और भी 1 2 दिन की देरी इसकी वजह से हुई। सो साथियों, अब बिना देर किए हुए आज से यह अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आए होंगे। अब तक जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए, आप उन वीडियोस को सीख करके अपनी तैयारी को बराबर बखूबी बनाए होंगे। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमने सीखा था, जिन चीजों को हमने पढ़ा था, उनको फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें आज की जो टॉपिक यानी आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत में खाद्य सुरक्षा का अंतिम टॉपिक होगा, जो मैक्सिमम आपके 30 मिनट में लगभग समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, पिछले के जो टॉपिक हमने पढ़ रखे थे यानी लेक्चर नंबर 13, उसको हम क्या करते हैं, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आज हमें यह पढ़ते समय ये टॉपिक बखूबी समझ में आए। पिछले टॉपिक में साथियों हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने देखा था कि भूखमरी के आयाम कौन कौन से होते हैं। हमने उन चीजों को पढ़ रखा था लगभग लेक्चर नंबर 12 में ही। 13 लेक्चर में हम लोग भारत में खाद्य सुरक्षा की नीति पर चर्चा कर रहे थे। भारत में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की गई, इसके बारे में चर्चा की, जहां पर हमने बफर स्टॉक और पीडीएस जैसी नीतियों को देखा। भारत सरकार के द्वारा चलाई गई ये 2 बहुत महत्वपूर्ण नीतियां थीं, बफर स्टॉक की और पीडीएस जैसी। पीडीएस आज भी है, बफर स्टॉक आज भी है, इनमें थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को भी हमने समझ रखा था। जैसे अगर हम पीडीएस की बात करें तो पीडीएस में हमने यह समझा था कि पीडीएस की शुरुआत वैसे बंगाल में जो अकाल पड़ा था, जहां पर लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, तभी से हो गई थी। इसके बाद 1960 के दशक में पीडीएस को पुनः जीवित किया गया, यानी पुनः उसको फिर से आगे बढ़ाया गया और आगे चल करके इसमें संशोधन करते हुए इसको हमने देखा था कि पहले शुरुआत में पीडीएस के माध्यम से पूरे ऑल ओवर जो भी समुदाय थे सबको बराबर अनाज दिए जाते थे, बट अब ऐसा आगे चल करके नहीं हुआ। हमने उसमें संशोधन किया और संशोधन करके हमने उसमें यानी 1992 की बात करें तो 1992 में हमने पीडीएस में संशोधन किया था और तब वह संशोधित पीडीएस कहलाया और 1992 से यह चला। फिर इसके बाद हमने 1997 में फिर से संशोधन किया और टी यानी टारगेटेड पीडीएस को अपनाया, लक्षित पीडीएस को अपनाया था। ये सारी चीजें आप पढ़ रखे थे। इसके बाद हमने 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को और भी देखा था। 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और वही दूसरी योजना जो थी अन्नपूर्णा योजना थी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत हमने गरीबों में गरीब जो लोग थे यानी पुअरेस्ट इन पुअर की बात की थी। जो पुअर में सबसे ज्यादा पुअरेस्ट थे उनको लिए या उनके लिए हम कह सकते हैं कि हमने अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की। यह शुरुआत हुई थी दिसंबर 2000 में पीडीएस की आप कह सकते हैं अंत्योदय की शुरुआत की गई थी और इसी के साथ में हमने अन्नपूर्णा योजना की भी शुरुआत कर रखी। जब अन्नपूर्णा और अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई, इसके बाद 2002 में अंत्योदय अन्न योजना में हमने संशोधन करके जहां पर 25 केजी अनाज दिए जाते थे गरीब व्यक्तियों को, वही हमने इसको 25 केजी से बढ़ा करके 35 केजी कर दिया। आपको एक बात बताएं, इन दोनों योजनाओं की शुरुआत यानी अंत्योदय अन्न योजना और वही हमने दूसरा देखा था अन्नपूर्णा अन्न योजना, इन दोनों की शुरुआत आपके दिसंबर 2000 में हुआ था।
तो इन सारी चीजों को हमने पढ़ रखा था। ये सभी चीजें भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित थे, भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने की बात करते थे। हमने ये भी समझ रखा था कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है। वे विद्यार्थी जो इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हो वो लोग पिछले लेक्चर्स को जाकर के देख सकते हैं। यदि आप पिछले लेक्चर्स को देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो आज लेक्चर्स किए जाएंगे वो समझ में आएंगे, नहीं तो अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। अब ऐसे में आप लोगों में से कई विद्यार्थी होंगे जो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया नहीं जानते होंगे। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी किसे कहते हैं। तो फूड सिक्योरिटी को जानने के लिए आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं, यानी लेक्चर्स नंबर 11, लेक्चर्स नंबर 12, आपको वो देखने चाहिए। फिर इसके बाद आपको 13 और 14 देखने चाहिए। गॉट इट? तो चलिए आज बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर अपनी टॉपिक रोक रखी थी जहां पर हमने ये लिखाया था कि अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, इनको भी इस समय पीडीएस के माध्यम से जोड़ दिया गया है और इसी माध्यम से यह अनाज देश के गरीब तबकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सरकार की नीतियों को समझने की कोशिश करते हैं जो भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारगर साबित हो रहे हैं। तो इसी के क्रम में हम आपको बताएं तो आज का जो लेक्चर होगा, आज का लेक्चर हम लोग यहां पर लिखते हैं, आप लिखेंगे आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 14 होगा। लेक्चर्स 14 चल रहा है हम लोगों का टॉपिक भारत में खाद्य सुरक्षा। भाई दिख रहा है? चलो ठीक है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात हो रही है। आज फूड सिक्योरिटी ये आई है भाई, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो टॉपिक हम लोगों का फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है। इस टॉपिक को आज हम लोग लर्न करेंगे, आज इसको हम पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे इस लेक्चर नंबर 14 के अंदर। ठीक है, गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें। अच्छा एक बात आपको और बता दें कि आज की इस वीडियोस में थोड़ी बहुत आपको बैकग्राउंड में आवाजें आ सकती हैं, बट मैं प्रॉमिस करता हूं कि कल से आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाजें नहीं आएंगी निश्चित रूप से। बहरहाल तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा की। चलिए शुरू करते हैं। तो खाद्य सुरक्षा में हमने देखा था कि सरकार ने कई नीतियां अपना रखी थी, लेकिन एक नीति आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे और वो नीति है भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। करेक्ट? तो भाई देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं आज जो थोड़ी बहुत समस्याएं, थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, बट आगे चल करके ये दिक्कतें नहीं होंगी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगा। तो अधिनियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है अधिनियम 2013। ये अधिनियम बना था 2013 में, इसको आप जरूर याद रख लेंगे। भाई देखो ये सब ना रट्टा मारने की चीजें हैं, इसे आप रट भी सकते हैं या सीख भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो इसके अंतर्गत हम बात करें तो इसके अंतर्गत लगभग हम यहां पर लिखते हैं इसके अंतर्गत हमने 75% इतने परसेंट, यानी 75% कह सकते हैं या आप 70% भी कह सकते हैं, 70% भी कह सकते हैं, ग्रामीण लोगों को शामिल किया। गॉट इट? तो ध्यान में रखिएगा इसके अंतर्गत हमने 75% ग्रामीण लोगों को शामिल किया, फिर साथ ही साथ हमने 50% शहरी लोगों को शामिल किया। ये देखिए,
तो भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000 पारित किया गया। ये भी भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारगर अधिनियम साबित हुआ या सरकार की नीति साबित हुई। करेक्ट। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फटाक से लिख सकते हैं। आप जल्दी करें, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले। एक बात को और ध्यान रखें कि ये 2013 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत इस तरह से आपको बताएं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता एक और चीज है, आप समझ सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत 5 केजी अनाज प्रति व्यक्ति को दिया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा भाई। तो इसके अंतर्गत 5 केजी अनाज प्रति व्यक्ति को दिया जाता है, इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा। करेक्ट। तो ये था आपका एक हेडिंग। आज 2-3 हेडिंग हम पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, आधे घंटे से ज्यादा वीडियोस नहीं होगा, मैक्सिमम आधे घंटे। कल से हम लोग वीडियोस को लंबी पढ़ेंगे, यानी 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से फटाक से लिखिएगा और इसके बाद अगले क्रम में बढ़ते हैं, अगली हेडिंग को। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सो दोस्तों, अगली हेडिंग आप लोगों के पास है आलोचना, यानी हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बफर स्टॉक की आलोचना क्यों की जाती है। आपने देखा अभी तक बफर स्टॉक जो था बहुत ही अच्छी नीति थी सरकार की, बट अब क्या हो रही है, इस समय वर्तमान समय में बफर स्टॉक की आलोचना भी की जा रही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बफर स्टॉक की आलोचना करने के कारण कौन कौन से हैं। ध्यान रखें कि ये हेडिंग आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको हेडिंग बना रखा है, वो इसलिए कि ताकि आपको कंटेंट बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बफर स्टॉक की आलोचना क्यों की जाती है, सबकी इतनी बेहतर प्रणाली या नीति होने के बावजूद भी। तो आइए बफर स्टॉक की आलोचना को समझने से पहले हम यहाँ पर दिए गए बफर स्टॉक से संबंधित कुछ आरेख हैं, कुछ लाइनें खींची गई हैं, इसको समझते हैं, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि बफर स्टॉक की आलोचना क्यों की जाती है। गॉट इट। तो इस बात को ध्यान रखें। यहां पर देखें भाई, एक्चुअल स्टॉक दिया है और यहां पर दिया है बफर नॉर्म। गॉट इट। तो इस बात को आप जानते हैं। चलो हम यहां पर लिख देते हैं, इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर हम बना दे रहे हैं बफर स्टॉक से संबंधित, ये देखिए, तो बफर स्टॉक दिख रहा है। चलिए, बफर स्टॉक से संबंधित इस बात को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और ये कंटेंट जो है, इसके पिछला कंटेंट जो अभी हमने भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपको दिखाया 2013, वो आपकी प्री और मेंस लेवल के लिए, दोनों के लिए था। यहां तक कि आप उस चीज को एसएससी लेवल में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट यहां पर जो हम लोग ये सीखने चल रहे हैं, ये आपकी यूपीएससी लेवल के लिए ही है, पूरी तरह से प्योर रूप से, ठीक है। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखो, ये बफर स्टॉक से संबंधित लाइनें हमने यहाँ पर खींच रखी है। बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए एक्चुअल स्टॉक दिया है और ये दिया है बफर नॉर्म। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने महीना भी लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो जनवरी लिखा गया है, अप्रैल है, जुलाई और अक्टूबर है, ये मंथ है, महीने हैं। समझते हैं यहाँ पर। देखो भाई, हमारे यहाँ भारत में कहा गया था कि हम जो अनाज का स्टॉक करेंगे, अनाज का जो भंडार करेंगे, वह इतना होना चाहिए। यहाँ पर जो लास्ट की लाइन लिखी गई है, यानी सेकंड वाली लाइन है, इतना होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ये है, यानी इतना होना चाहिए। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कहा गया था कि जनवरी में, ये आपको बता दें तो इसके पहले ये ध्यान में रखिएगा, तो ये 2018 की आरेख है। चलिए यहां पर लिख देते हैं, तो ये 2018 की आरेख। गॉट इट। तो ये 2000 भारत में 2018 की आरेख है, इस बात को ध्यान में रखें। चलिए समझते हैं। तो जनवरी में हमें कितना चाहिए था, जनवरी में हमें चाहिए था, जनवरी में होना चाहिए था 214.1 करोड़ टन अनाज का भंडार होना चाहिए था। लेकिन हमने कितना अनाज का भंडार किया, 357.68, यानी 357.68
इतने करोड़ टन अनाज का भंडार हमने कर लिया, यानी जितना हमें जरूरत था उससे कहीं ज्यादा हमने अनाज का भंडार जनवरी माह में कर रखा है। आगे देख सकते हैं आप, यहां पर देखिएगा तो 2018 के लिए ही ये पूरा आरेख है भाई, इस बात को समझते रहे। तो अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल में हमने क्या कर रखा था, अप्रैल में हमें चाहिए था 210.4 करोड़ टन, इतना अनाज चाहिए था, इतने करोड़ अनाज चाहिए थे। लेकिन हमने अनाज जो स्टोर कर रखा, भंडार कर रखा, वह अनाज की मात्रा है 381.04 करोड़ टन। यानी फिर से यहां पर देख सकते हैं कि हमें 210 इतना ही चाहिए था, 210.4 करोड़ टन ही चाहिए था, लेकिन हमने स्टॉक जो कर रखा वो 381.04 करोड़ टन हमने इतना अनाज का भंडार कर रखा। सोचिए जितना हमें जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हम भंडार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब अगर कोई प्रोग्राम पड़े तो जितने व्यक्ति रहे, यदि हम उनसे बहुत ज्यादा अनाजों जो खाद्य पदार्थ है वो भोजन बनाते हैं तो निश्चित रूप से भोजन व्यर्थ हो जाता है, खराब हो जाता है। इस बात को आप जानते होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से समझते हैं, जैसे अगर पार्टी है या कहीं पर प्रोग्राम है तो जितने व्यक्तियों को हमने इनवाइट किया है उनसे अगर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हमने भोजन को तैयार करा दिया है तो निश्चित रूप से अनाज खराब हो जाएगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन ऐसी ही होगी। देखिए हमें चाहिए था अप्रैल महीने में, 2018 की बात हो रही है भाई, तो अप्रैल महीने में हमें कितना चाहिए था, अप्रैल महीने में हमें 210.4 करोड़ टन का ही भंडार चाहिए था, लेकिन हमने 381.04 करोड़ टन का भंडार कर लिया। आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए तो फिर अगली बात करें तो जुलाई महीने में हमें 411.2 करोड़ टन का ही भंडार चाहिए था, बट हमने कर लिया 650.53 करोड़ का। यानी देखिए यहाँ से यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आगे फिर हम अगर बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर हमें यानी अक्टूबर महीने में चाहिए था कितना, 307.7 इतना ही चाहिए था, बट हमने क्या कर रखा, 542.59 करोड़ टन अनाज का भंडार कर लिया। अब ऐसे में सोच करके देखिए, हमें चाहिए था इतना ही, हमने व्यवस्था कर लिया इतने की। अब ऐसे में क्या होगा, ये जो अनाज है इससे ज्यादा जो अनाज बचेगा वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो सकता है, ऐसी संभावना काफी ज्यादा रहेगी। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हमने आलोचना लिखा है बफर स्टॉक की आलोचना, तो बफर स्टॉक की आलोचना इन्हीं आधारों पर की जाती है। इस बात को ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा भाई, तो इन्हीं आधारों पर बफर स्टॉक की आलोचना की जाती है। तो यहाँ पर हमने देख रखा है कि एक्चुअल स्टॉक, यानी हमारे पास एक्चुअल स्टॉक कितना रहा, जबकि हमें चाहिए था इतना ही, ठीक है, सेकंड लाइन वाली ही चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर रखा, फर्स्ट स्टॉक में मतलब इतना अनाज का स्टॉक रख रखा है अपने पास। तो चलिए इसी आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत में जितना हमारे पास बफर स्टॉक होना चाहिए उससे कई गुना, उससे कई करोड़ टन ज्यादा हम अनाजों का भंडार करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या बनी हुई है और कहीं कहीं पर कुछ लोग भूखमरी के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें। अब यहाँ पर समस्या ये उठती है कि जब हमारे पास अनाज इतना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको जमीनी स्तर पर बेहतर ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं कि ताकि हर व्यक्ति के पास अनाज अच्छे ढंग से पहुंच सके। तो ये एक बड़ी समस्या है, ध्यान में रखें। तो यहाँ पर इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है बफर स्टॉक की। गॉट इट? तो आप समझ पा रहे होंगे। अगली बात अगर हम करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जितना अनाज चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा अनाज हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं, अपने पास रख ले रहे हैं। अब एक बात बताइएगा, जब अनाज का भंडार आप बहुत ज्यादा करेंगे तो उसको रखने के लिए व्यवस्था भी चाहिए, और जब व्यवस्था यानी रखने के लिए व्यवस्था चाहिए तो आप क्या करेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे जिसमें खर्च ज्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं कि रख रखाव लागत जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। जब अनाजों का भंडार हम जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं तो जो लागत आती है रख रखाव की, जैसे आपके पास आलू बोते हैं आप, तो आलू में क्या होता है कि आलू को रख रखाव के लिए हम उसे कोल्ड स्टोर में भेज देते हैं। तो कोल्ड स्टोर में देखिए वहां पर कुछ फीस ली जाती है, कुछ चार्ज लिया जाता है उसको रखने के लिए। गॉट इट? तो यहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं कि यहाँ भी हम अनाजों को जब रखते हैं तो अनाज जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा तो उसके लिए हमें व्यवस्था भी करनी होगी, और जब ऐसे में यानी हम कह सकते हैं कि लागत बढ़ जाती है, अर्थात रख रखाव लागत बढ़ जाती है। गॉट इट? और देखिए उच्च गुणवत्ता यानी अनाज की जो उच्च गुणवत्ता होती है अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि काफी दिनों तक जब अनाज रखे रहते हैं गोदाम में या कहीं भी घर पे ही रख लीजिए तो उसमें घुन लग जाते हैं या बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। तो जब बहुत पुराना अनाज हो जाता है तो वो खाने में उतना स्वादिष्ट, उतना बेहतर नहीं होता है जितना थोड़ा नया होता है या 1 साल का 2 साल का होता है। लेकिन हमारे पास
चूंकि अनाज का बहुत ज्यादा भंडार होता चला जा रहा है, तो इसलिए अनाज अब क्या वहां पर जो भंडार है, भंडार यानी बफर स्टॉक में पड़ा रहेगा, और ऐसी स्थिति में जो अनाज की उच्च गुणवत्ता होगी वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर इसके बाद अनाज रखे रखे बहुत ज्यादा सड़ेंगे भी, क्योंकि जब हमें जरूरत इतने की ही थी, हमने इतना ज्यादा स्टॉक कर लिया है, तो अब ऐसे में क्या होगा कि अनाज जो बचेगा वो सड़ेगा ही, और सड़ने के साथ साथ वहां पर जो चूहे होंगे वो भी उसको नष्ट करेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर सर चूहे भी क्या करते हैं, चूहे भी नष्ट करेंगे, अनाजों को नष्ट करेंगे। तो ये बात आप समझ लेंगे। तो यहाँ देखिए चूहे भी क्या करते हैं, अनाजों को नष्ट करते हैं। इस तरह से बहुत यानी अनाजों की बर्बादी होती है। तो कुल मिलाजुला करके हम ये कह सकते हैं कि इस समय वर्तमान में अनाजों की बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी हो रही है। तो अगली बात देखें, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम वहां पर बात कर रखे थे पिछले यानी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। आप लोगों में से जो लोग वीडियोस ना देखे वो लोग इस वीडियोस को देख लेंगे 13 लेक्चर को, तभी ये समझ में आएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके सपोर्ट करने से यानी इसके आने से हम कह सकते हैं भारत सरकार ने जब इसको लागू किया तो इसको आने से जो मोटे अनाजों का उत्पादन था वो घट गया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर इससे इनका क्या कनेक्शन है। तो भाई आप इस बात को समझें और समझने की कोशिश करें। जैसे सरकार जब एमएसपी को लागू की, तो सरकार ने इसको लागू करते समय लोगों से कहा कि हम ये जो एमएसपी है हम ये लागू करेंगे गेहूं चावल जैसे अनाजों पर, न कि ज्वार बाजरे इन सब पर हम लागू नहीं करेंगे। अब ऐसे में समझ सकते हैं कि यदि अगर व्यक्ति ज्वार बाजरे यानी मक्के उगा लेता है तो उसको फिर बेचने में उसे उतनी मुद्रा या उतनी आमदनी नहीं हो पाएगी जितना यहाँ पर हो रहा था। और अगर वहां पर ज्वार बाजरे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में सरकार उनको खरीदेगा नहीं, और जब सरकार नहीं खरीदेगी तो जो किसान है किसान उनको रखेंगे कहाँ, और रखने के क्रम में वो खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो किसान है वो अपने अधिकतम लाभ के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि नहीं, जो हम क्या करेंगे, सरकार ने जिस पर एमएसपी लागू किया है हम उन्हीं का उत्पादन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एमएसपी आने से या एमएसपी ने मोटे अनाजों का उत्पादन क्या कर दिया, भारत में कम कर दिया। गॉट इट। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कैसे कम कर दिया है, ठीक है। वो इस तरह से कम कर दिया, फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि एमएसपी ने जो ये एमएसपी देने की बात हुई ये सिर्फ गेहूं चावल जैसे अनाजों पर हुई, मोटे अनाजों पर नहीं, ज्वार बाजरा मक्के वगैरह पर नहीं हुई। तो इनका उत्पादन बड़े बड़े जो किसान थे इनका उत्पादन करना बंद कर दिए या बहुत कम कर दिए, और जब कम कर देंगे तो उत्पादन खुद ही घट जाएगा। और उत्पादन क्यों कम करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर यदि इनका उत्पादन बहुत ज्यादा कर दिया जाएगा मोटे अनाजों का, तो सरकार इनको खरीदेगी नहीं, और जब खरीदेगी नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही किसान को कोई आमदनी नहीं होगी, किसान को कोई लाभ नहीं होगा, और किसान लॉस में चला जाएगा, नुकसान हो जाएगी। तो इसलिए किसानों ने इनका उत्पादन करना बंद कर दिया, और आज वर्तमान में गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ गया। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एमएसपी जो है मोटे अनाजों का उत्पादन कम कर दिया, और गेहूं चावल जैसे उत्पादनों का यानी गेहूं चावल जैसे अनाजों का उत्पादन बढ़ा दिया है। आगे आप समझ सकते हैं, गेहूं चावल जैसे उत्पादन को बढ़ाने के क्रम में हमने देश में हरित क्रांति को अपनाया, और जहां पर हमने HYV बेस को भी अपना रखा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को। इसकी वजह से हुआ क्या कि पर्यावरण यानी हम कह सकते हैं कि जब अनाजों के अधिक उत्पादन के लिए यानी गेहूं और चावल के अधिक उत्पादन के लिए हमें केमिकल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, यानी रासायनिक खादों की, केमिकल खादों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, रासायनिक खादों की और रासायनिक उर्वरकों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। तो इस तरह से यहाँ पर जो पर्यावरण है यानी जो भूमि थी वो भी क्षति हुई, भूमि की उर्वरता जो है वो कम हुई है, और साथ ही साथ इनकी उत्पादन के लिए सिंचाई भी यानी जल भी बहुत जरूरी है और बहुत बड़े पैमाने पर था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पर्यावरण की भी क्षति होती है, और जल स्तर यानी भौम जल स्तर भी नीचे गिर चुका है। तो ये सब इन आधारों पर जो बफर स्टॉक है इसकी आलोचना की जाती है। गॉट इट। तो इस बात को ध्यान में रखें, जहां बफर स्टॉक एक जगह देश में खाद्य सुरक्षा को व्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध हुई, वहीं पर बफर स्टॉक की आलोचना भी इन आधारों पर की जाती है। गॉट इट। तो इस बात को ध्यान में रखिए, अगर किसी चीज में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर अब आपसे बात की जाए कि ये बताइए कि जब बफर स्टॉक में इतनी सारी समस्याएं हैं तो क्या इन्हें बंद कर देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इनका और बेहतर ढंग से प्रबंधन करना चाहिए। यहाँ पर जो अनाजों का स्टॉक हम इतने बड़े पैमाने पर कर लेते हैं, थोड़ा सा कम करें, और जरूरत के हिसाब से हम अपनी सिस्टम को यानी जो मैनेजमेंट प्रबंधन है या अनाजों के रख रखाव है उनको बेहतर करते जाएं।
जैसे इस समय अगर बात की जाए कोरोना के समय में, तो कोरोना के समय में ये बफर स्टॉक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है भाई। अगर हमने इतना बफर स्टॉक नहीं रखा होता तो आज सभी लोगों के पास अनाजों को उपलब्ध कराने में मुश्किलें साबित होती या बहुत मुश्किलें आती। करेक्ट? तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो कोरोना के समय में यानी ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय में ये बफर स्टॉक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे भाई, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। और इसके बाद एक हेडिंग और है, इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। सो दोस्तों, आपको बताएं कि अभी जो हमने आरेख देखा था वो उसके जो मानक थे, कि आप कह सकते हैं कि सर इतनी जरूरत कब से हुई या कितना कौन मानक रखा, किस सन से मानक रखा गया है, तो बता दें आपको। आप किताब में भी देखेंगे तो वहां भी आरेख दिया गया है, और वैसे भी बता दें तो ये 2017 से मानक आपका रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अंतिम हेडिंग पढ़ लेते हैं, आज की अंतिम हेडिंग और इस चैप्टर की भी अंतिम हेडिंग। इसके बाद फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और हम लोग क्लास 9 पास होकर के पहुंच जाएंगे क्लास 10 में। करेक्ट? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक अंतिम हेडिंग है, खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की योगदान। खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों का योगदान। तो भाई ध्यान में रखें, खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज, और बहुत पहले से ही खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियां बड़ी भूमिका में अपनी कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, बड़ी तेजी से मतलब इसमें योगदान भी दे रहे हैं सरकार के। इसी क्रम में अगर हम आपको बताएं तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में लगभग जितनी भी राशन की दुकानें हैं वहां पर सहकारी समितियां बहुत सक्रिय हैं, और जितनी भी आप कह सकते हैं कि राशन की दुकानें हैं, उन राशन की दुकानों में लगभग 94% सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों की राशन दुकानें हैं। तो इस बात को भाई ध्यान में रखें, ये वही काम करती है जैसा सरकार काम कर रही है। और यहां भी तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 94% आप राशन दुकानें वहां पर चल रही हैं। और ये राशन दुकानें जो चल रही हैं, इसकी वजह से लोगों को सस्ते दामों पर, आप कह सकते हैं कि यानी बहुत कम दामों पर, जैसे आज आप कोटे के माध्यम से अनाज गेहूं चावल लेते हैं, ठीक इसी माध्यम से यहाँ भी जो राशन की दुकानें चलती हैं, इनमें भी अगर गेहूं 10 रुपए, वैसे ही बाजार में मार्केट में है 10 रुपए किलो, तो आप यहाँ पर राशन दुकानों पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है स्थिति, यहाँ पर आपको 5 रुपए 4 रुपए 3 रुपए किलो मिल सकता है। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सहकारी समिति का कदम है खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने में या खाद्य सुरक्षा को साकार करने में। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें। और ध्यान में ये भी बात को रखें कि जहां पर भाई सहकारी समितियां इस तरह से अपना योगदान देंगे, वही राज्य आगे बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें। और इसी के क्रम में सिर्फ ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु में ही नहीं, बल्कि कहीं यानी कुछ जगहों पर, और अगर हम बात करें तो दिल्ली की, तो ये देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में मदर डेयरी के माध्यम से, यानी दिल्ली सरकार ने ये मदर डेयरी जो है, या भी आप कह सकते हैं मदर डेयरी सहकारी समिति, तो दिल्ली सरकार जो अनाजों का दाम तय करती है गरीबों के लिए, उसी दाम पर मदर डेयरी भी अनाजों को उपलब्ध कराती है। ध्यान में रखें, ये मदर डेयरी जो है ये दूध और सब्जियों को उपलब्ध कराती है। कहां पर? दिल्ली में। तो दिल्ली में ये चल रही है मदर डेयरी, और ये एक प्रकार की सहकारी समिति से जुड़ी हुई है, यानी सहकारी समिति का ही भाग है जो दिल्ली में चल रही है। और इसके माध्यम से दूध और सब्जी की बिक्री की जा रही है, और बहुत कम दाम पर।
करेक्ट। तो इस बात को ध्यान में रखें, बहुत कम दाम पर इनकी बिक्री की जा रही है। अब यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, हमने फिर से आपको बताया कि जहां पर ऐसी सहकारी समितियां अपने योगदान देंगी, वही की जो जनता होगी उनके पास खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी बेहतर ढंग से। करेक्ट। तो इस बात को ध्यान में रखें। अगली बात करें तो हम इसी क्रम में कह सकते हैं गुजरात की बात कर सकते हैं। दिख रहा है, चलिए दिखा है तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में हमने देखा था दुग्ध उत्पादन और दूध की बात जो थी वहीं से दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से भारत देश में श्वेत क्रांति आई है। करेक्ट। तो गुजरात में ऐसे कर लेते हैं, गुजरात में दुग्ध उत्पादन, ठीक। तो गुजरात में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के माध्यम से चलाई जा रही है। सहकारी समिति के द्वारा, सहकारी समिति के द्वारा चलाई, दिख रहा, चलिए ठीक है, चलाई जा रही है। तो भाई इस बात को ध्यान में रखें, तो ये सब सहकारी समितियां हैं, और जहां पर ये सब सहकारी समितियां अपना योगदान दे रही हैं, वो राज्य, वो क्षेत्र बहुत तेज से विकास में आगे भी बढ़ रहा है। तो इस बात को आप रखेंगे ध्यान। तो यहां पर देख सकते हैं, और इसको जल्दी से आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट वैसे लेना चाहिए आप लोगों को। और अगर यहीं पर बात करें तो एक सहकारी समिति और भी आपकी चलती है महाराष्ट्र में। अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र में, तो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। तो चलिए यहीं पर ऊपर लिख देते हैं भाई, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। इसको देख लेते हैं, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। करेक्ट। तो ये भी क्या कर रहा है भाई, ये इसके माध्यम से आज अनाजों का भंडार किया जा रहा है। ये अनाजों को भंडार कर रहा है, ठीक है। जैसे बफर स्टॉक में भंडार किया जाता है अनाजों का, वैसे यहां भी ये क्या कर रहा है, अनाजों का भंडार कर रहा है। तो भंडार, ठीक है, ये अनाजों का भंडार कर रहा है भारत सरकार के साथ मिल करके, या कई लोगों को, यानी आप कह सकते हैं कि जो सहकारी समितियां हैं, जो प्राइवेट हैं, जो गैर सरकारी हैं, उनसे मिल करके उन्हें ये आप कह सकते हैं कि उन्हें यह सुझाव भी देता है कि किस तरह से अनाजों का भंडार किया जाए ताकि बेहतर ढंग से हो सके, ठीक है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं शिक्षा देने का भी कार्य कर रहा है अनाजों के भंडार करने के लिए। तो गॉट इट। तो इतनी सारी चीजों को आप देख लेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बस इतना ही। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी भी जिक्र आता है, यानी मेंस लेवल पर अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हम जरूर एक बात को डिस्क्राइब जरूर करेंगे कि भारत सरकार के साथ, यानी भारत सरकार ने जो पीडीएस चला रखी है और बफर स्टॉक कर रखा है, इसके साथ साथ सहकारी समितियों को भी क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ये सहकारी समितियां इस तरह से अगर अपना योगदान देंगी क्षेत्र में, तो वहां के क्षेत्र के लोगों के पास खाद्य सुरक्षा बेहतर सुनिश्चित हो सकेगी। गॉट। तो आज के चैप्टर दोस्तों समाप्त हुआ। आज हमने वैसे यहाँ पर जो ये आज की ये वीडियोस हमने शूट की, वैसे ये ट्रायल था, ठीक है। हमने सोचा कि ट्रायल में ही लास्ट वीडियोस को कंप्लीट कर ले, आधे घंटे की 30 मिनट की वीडियोस होगी। तो यहाँ पर हमने इसको कोशिश की कि ताकि आपको कंप्लीट हो जाए। अगली बार से, यानी अभी सब कुछ सेटअप अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन मंडे से जो भी आपको वीडियोस मिलेगी बेहतर ढंग से मिलेगी, निश्चित रूप से बहुत अच्छी मिलेगी। आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत और चीजें दिक्कत में है, प्रॉब्लम्स में है, थोड़ी बहुत सेटअप करने हैं, तो वो हम आज और कल में कर लेते हैं, जिससे आपको कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के कंटेंट आप जरूर नोट कर लेंगे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो अब दीजिए मुझे इजाजत। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सबको साथ में भी बेहतर रखिए, और दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।